जब अगर आप फैज़ की जीवनी लिख रहे हैं, तो एक चुनौती तो ये होती है कि जिस आदमी के जीवन के बारे में लगभग सबको सब कुछ पता ही है, उसकी जीवनी लिखी कैसे जाए? फैज़ को अलग-अलग समयों में जिस तरह से सत्ता के दमन का सामना करना पड़ा, एक समय ऐसा था कि बहुत संभव था कि उनको फांसी पर लटका दिया जाता है। उन स्थितियों को जिस तरह से अली अपनी किताब में ले आते हैं और कहा जाए तो जब फैज़ जेल में हैं और उनके साथियों की मृत्यु हो रही है और फिर जो गज़लें वे कह रहे हैं, जो नज़्में कह रहे हैं, उसको एक संदर्भ देते हैं। तो वो चीज़ें बड़ी रोमांचक लगती हैं। नमस्कार, मैं हूँ अवधेश और नई धारा समीक्षा के इस अंक में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे जिस किताब की चर्चा कर रहा हूँ, ये है फैज़ अहमद फैज़ की अधिकृत जीवनी, प्रेम और क्रांति। अली मदी हाशमी ने इस जीवनी को लिखा है और हिंदी में इसका तर्जुमा अशोक कुमार ने किया है। जब मैं ये किताब पढ़ रहा था तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे मन में, मुझे लगा था कि शायद ये जीवनी पढ़ते हुए उन प्रश्नों का मुझे जवाब मिलेगा। क्योंकि फैज़ अहमद फैज़ के बारे में, उनकी कविता के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, लिखा जा चुका है और फैज़ आम लोगों के लिए ख़ास करके मतलब उनकी जितनी प्रशंसा भारत में, भारत के अदबी गलियारों में रही है, उतना ही पाकिस्तान में भी रही है और दोनों जगहों पर वो बहुत ही मकबूल और महबूब शायर थे। तो उनकी ज़िंदगी के बारे में भी बहुत कुछ लोगों को पता रहा है और फैज़ का जब शताब्दी वर्ष था, तो उस समय भी हिंदी में कम से कम मुझे याद पड़ता है कि 5-6 पत्रिकाओं ने तो पूरे विशेषांक निकाले थे, जिसमें तरह-तरह के संस्मरण, उनकी कविता का मूल्यांकन, लेख सब कुछ शामिल था। तो ऐसे में जब आप फैज़ की जीवनी लिख रहे हैं, तो एक चुनौती तो ये होती है कि जिस आदमी के जीवन के बारे में लगभग सबको सब कुछ पता ही है, उसकी जीवनी लिखी कैसे जाए? लेकिन अली मदी हाशमी जो हैं, उनके साथ एक प्रिविलेज ये रही है कि वो फैज़ के नाती हैं, उनकी बेटी के बेटे हैं और उनके पास वो सब कुछ, सारी सामग्री मौजूद थी, जो फैज़ के बारे में उपलब्ध हो सकती है और उस सारी सामग्री का इस्तेमाल करके अली ने ये जीवनी लिखने की कोशिश की और ये लिखा। अब जीवनी के साथ में उसके लेखन के साथ जो बुनियादी शर्त है या किसी भी लेखन के साथ जो बुनियादी शर्त है, वो है ईमानदारी। ईमानदारी का आशय ये है कि अगर आप किसी व्यक्ति की जीवनी लिख रहे हैं, तो ध्यान ये रखें कि उस व्यक्ति के जो इंटेंशंस थे, उसके जो विचार थे, उन विचारों को आप उसी रूप में प्रस्तुत करें, जिस रूप में उसने अपने जीवन में उन्हें पेश किया था, जिस रूप में उसने रखा था। अली के इस लेखन में मैं देखता हूँ कि कुछ हिस्से ऐसे हैं, जो सच में बहुत ही ज़बरदस्त बने हुए हैं और जैसे फैज़ जब बेरूत में थे, वहाँ जिस तरह से बॉम्बिंग हो रही है और उसके बीच वो बैठ कर के पत्रिका का संपादन कर रहे हैं, तो उस पूरे हिस्से को बहुत ही जीवंत ढंग से अली ले आते हैं। लेकिन मुझे कई बार ऐसा लगता है कि अली को फैज़ के विचारों के साथ थोड़ी-सी एक डिस्कम्फ़र्ट है और इसलिए वो बार-बार, चूँकि अली स्वयं जो हैं वो
मनोविश्लेषक हैं, तो वो कई बार करते ये हैं और उसको उन्होंने स्वीकार भी किया है कि वो बार-बार चले जाते हैं थोड़ा-सा मनोविश्लेषण में, जिसमें कोई हर्ज नहीं लगता मुझे, जब तक कि वो मनोविश्लेषण ऐसा हो जो कि फैज़ की अपनी सोच और फैज़ के अपने लेखन की विपरीत दिशा में ना जाता हो। ऐसा लगता है कि अली कई जगहों पर थोड़ा-सा धो-पोंछ करके फैज़ का एक अली वर्ज़न तैयार करना चाहते हैं। इसीलिए वे उन तमाम प्रसंगों को बहुत हाइलाइट करते हैं, जहाँ पर फैज़ की अपने हमकदम साहित्यकारों के साथ थोड़ी-सी मतभिन्नता होती है, जहाँ बहस होती है, उन सारे प्रसंगों में वे कोशिश करते हैं कि एक ऐसे फैज़ को उभारा जाए, जो ओरिजिनल फैज़ से थोड़ा भिन्न है। दूसरी चीज़ जो इस किताब को मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण बनाती है, वो है कि फैज़ को अलग-अलग समयों में जिस तरह से सत्ता के दमन का सामना करना पड़ा, एक समय ऐसा था कि बहुत संभव था कि उनको फांसी पर लटका दिया जाता। उन स्थितियों को जिस तरह से अली अपनी किताब में ले आते हैं और कहा जाए तो जब फैज़ जेल में हैं और उनके साथियों की मृत्यु हो रही है और फिर जो ग़ज़लें वे कह रहे हैं, जो नज़्में कह रहे हैं, उसको एक संदर्भ देते हैं। तो वो चीज़ें बड़ी रोमांचक लगती हैं। ख़ास करके अगर आप देखेंगे कि चूँकि ग़ज़ल या नज़्म के बारे में जब हम सोचते हैं या बात करते हैं या पढ़ते हैं उनको, तो आम तौर पर ये कहा भी जाता है कि ये संदर्भ से जोड़कर नहीं देखी जाती हैं, कोई इनका संदर्भ नहीं है, आप किसी भी तरीके से पढ़ सकते हैं। लेकिन जब उन ग़ज़लों को, उन नज़्मों को एक संदर्भ दे दिया जाता है, तो एक पाठक के बतौर मुझे लगता है कि कई बार वे अपने एक नए स्वरूप में, एक नए अर्थ में हमारे सामने आती हैं। जैसे कि वो जो बहुत मशहूर है कि करो कज जबीं पे सरे कफ़न के दुश्मना को गुमान न हो कि गुरूर इश्क का बांकपन पसे मर्ग हमने भुला दिया। आशा ये है कि जब मेरे सर पे कफ़न रखा जाए, तो उसको थोड़ा-सा कज़ कर देना, टेढ़ा कर देना, ताकि हमारे दुश्मनों को ये गुमान ना हो कि जो इश्क का बांकापन है मेरा, जो जीवन भर मैं इश्क करता रहा हूँ, उसका जो टेढ़ापन है, उसको मरते समय मैंने भुला दिया है। इसको आप एक रोमांटिक शेर की तरह पढ़ सकते हैं। इसको आप एक क्रांतिकारी की शहादत की तरह से देख सकते हैं। और ये किताब इस बात को उजागर करती है कि फैज़ के एक बहुत करीबी सहयोगी की मृत्यु के ठीक बाद फैज़ ने ये शेर कहा। तो ये सारे संदर्भ किसी एक गज़ल के जो जीवनी के ज़रिए आते हैं, जो किसी रचनाकार की एक्चुअल क्रिएटिव जीवनी हो सकती है। मुझे लगता है कि उसको अगर हाइलाइट किया जाए, उसको अगर सामने लाया जाए, जो कवि की रचना यात्रा, उसके जो अलग-अलग पड़ाव हैं और उन पड़ावों पर वो कितनी तरह से डाइवर्सिफ़ाई कर रहा है अपने आप को, क्या नई चीज़ें ले आ रहा है। उसको अगर सामने लाया जाए किसी जीवनी में, तो वो ज़्यादा सार्थक जीवनी होती है, बजाए इसके कि जीवनी को एक घटनाक्रमों का कलेक्शन बना दिया जाए, उनका एक संग्रह बना दिया जाए। क्योंकि फैज़ की नज़्में, फैज़ की ग़ज़लें, वो उनके अपने जीवन काल में ही इतनी मकबूल हो गई थीं और दुनिया भर में उनके अनुवाद हो रहे थे। फैज़ अफ्रो एशियन राइटर्स एसोसिएशन की मैगज़ीन को एडिट कर रहे थे।
सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार उनको मिल चुका था और जिसको कहा जाए कि एक शायर, एक सफल शायर अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी हासिल कर सकता है, फैज़ को वो सब हासिल था। हाँ, उसके खतरे थे और उन खतरों से फैज़ हमेशा लड़ते रहे और उस पूरी लड़ाई में जो एक ख़ास बात थी, वो ये थी कि आते-आते आखिरी आते-आते फैज़ को एक तरह का की हताशा भी है, एक निराशा भी है और जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा यकीन था फैज़ को, वो था सोवियत यूनियन, उसका जिस तरह से वहाँ के हालात देखे उन्होंने बाद में, तो उसके बारे में जिस तरह से लिखा कि एक तरह का पराजय का बोध दिखाई पड़ता है। तो अगर हम फैज़ की जीवनी को सिर्फ़ घटनाओं या उनके विचारों को दूसरी तरफ कहीं मोड़ कर ले जाएँ और कहें कि साहब ऐसा है कि फैज़ साहब जो हैं वो तो साम्यवादी विचारों पर उनका कोई यकीन नहीं था या कम यकीन था या प्रगतिशीलों के साथ में उनका प्रगतिशील लेखक संघ के बड़े मतलब पिलर थे वो। तो ऐसे में अगर उनके विचारों को थोड़ा झाड़-पोंछ करके किसी और करीने से सजाने की कोशिश की जाए, तो मुझे लगता है कि वो फैज़ के साथ ठीक नहीं है। अन्यथा बाकी जो डिटेल्स हैं और ख़ास करके फैज़ की पार्टनर जो थीं, उनकी जो पत्नी थीं एलिस उनको जिस मज़बूती के साथ दिखाया गया है, वो मुझे लगता है कि इस जीवनी को पठनीय बनाता है। कुछ हिस्से ऐसे हैं इस जीवनी के जो बहुत रोचक हैं, जिनको देखा जाना चाहिए, जिनको पढ़ा जाना चाहिए और कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जो कि थोड़ा ब्योरों से आपको लगे कि भारी हो रहे हैं, तो वहाँ पर एक कुशल पाठक जानता है कि उसे कैसे पढ़ना है। तो यदि फैज़ को आप नए सिरे से देखना समझना चाहते हैं, तो आप ये प्रेम और क्रांति फैज़ अहमद फैज़ की जो अधिकृत जीवनी है, इसे ज़रूर देखें। बहुत-बहुत धन्यवाद।